So in today's lecture, we are going to study the chemistry chapter structure of atoms. And last time हमने जो पढ़ा था that was the discovery of protons, neutrons and electrons. Okay, so that was very important. So अब जो हम पढ़ेंगे आज के बाद से अपना आगे तक के नहीं है मे बी टिल दिसंबर जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपनी फिजिक्स के मिड टर्म के बाद हम ऑब्वियसली फिजिक्स भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे दोनों. बट अभी राइट नाउ हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे बिकॉज आपका 16 को फिजिक्स का मिड टर्म है. तो जब तक मेरी कोशिश ये है कि मैं तकरीबन आपका 1.5 चैप्टर तो कंप्लीट कराएगी, यानी कि ये चैप्टर और उसके साथ जो थर्ड चैप्टर है उसका हाफ भी, ताकि फिर मिड टर्म में आपके दिसंबर में केमिस्ट्री का जो मिड टर्म होगा उसमें मैं आपको 3 to 4 चैप्टर्स तो इंक्लूड करूँ केमिस्ट्री के. ओके. और दूसरा ये क्या कहते हैं, जो डिटेल चीज़ें हैं जैसे मैंने आपके सामने पिक्चर रखी है, तो हम डिटेल चीज़ों को पिक्चर से पढ़ेंगे विदाउट कि हम उनको लिख कर पढ़ें, बिकॉज इट इज़ समवॉट टाइम कंज्यूमिंग फॉर अस. तो वही चीज़ हम बुक से पिक्चर लेकर हम उसकी एक अच्छी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ हर चीज़ को करेक्ट फॉर्म में हम पढ़ सकें. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. सो रदरफोर्ड एक्चुअली वॉज अ साइंटिस्ट. तो अब हम इसकी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और एटॉमिक मॉडल के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. ओके. गोल्ड फॉइल मीन्स समथिंग दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फॉइल. जैसे एलुमिनियम फॉइल होता है तो वैसे ही हम गोल्ड फॉइल को कहते हैं. एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम. ये डिफाइन करने के लिए कि हाउ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स में रिसाइड इन एन एटम. ओके. ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0 पॉइंट. ओके, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 इंटू एक्सपोनेंट -5, 1 2 3 4 5. तो ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 4 इंटू एक्सपोनेंट -5 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल. तो ये जो 4 इंटू एक्सपोनेंट -5 सेंटीमीटर दैट इज़ द लेंथ और द विड्थ ऑफ द गोल्ड फॉइल. तो इट वॉज 4 इंटू एक्सपोनेंट -5 थिक, इतनी इसकी विड्थ थी. ओके. तो उसके अंदर इसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के अंदर बॉम्बार्ड करवाया, यानी कि उसको एनर्जाइज्ड किया. अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम. अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से हमें मिले, अगर इसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के अंदर डाला तो अल्फा पार्टिकल्स आए कहाँ से. अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एलिमेंट्स या फिर आर पार्टिकल्स, ऐसे एलिमेंट्स के पार्टिकल्स जो हमारे पास क्या कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स जाएँ और उनके ऊपर पॉजिटिव साइन हो, उनको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स. तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो आपके आयोनाइज्ड रहते हैं, जो स्टेबल नहीं रहते. अभी आपके लेवल पर 9th क्लास में मैं सिर्फ इतना समझा सकता हूँ कि जो एटम या जो एलिमेंट्स स्टेबल नहीं होते वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स इमिट करते हैं जिन्हें हम अल्फा कहते हैं. तो उसको बॉम्बार्ड कराने से ये होता है कि आपके जो अंदर के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं. सो इसलिए इसने बॉम्बार्ड करवाया. दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई. हीलियम न्यूक्लियाई. दे कैन पेनेट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंड. अब इसका मतलब क्या है समझो. हीलियम इज़ एन एलिमेंट. ओके. एंड ये आपको पता है हीलियम इज़ अ नोबल गैस ऑफ द पीरियोडिक टेबल 8 ग्रुप. ओके. सो हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, ठीक है. एंड तो इस हीलियम के न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स. हीलियम को हम कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को हम कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव 2 का चार्ज होता है, उसको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं. एट अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ये आगे की जाकर कहानी है, मगर आपके लेवल पर सिर्फ यही. दे कैन पेनेट्रेट यानी किसी अंदर सिर्फ एक मैटर के अंदर एक हद तक घुस सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास जो उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दे कैन पास थ्रू द पेपर. एक पेपर से ये लोग पास कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स. ओके. उसके अंदर तक ये पेनेट्रेट करके निकल सकते हैं. ही ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा को साइंस से डिनोट करते हैं एक इस तरह. ओके. दिस इज कॉल्ड एन अल्फा पार्टिकल. So, he observed the effects of alpha particles on a photographic plate or a screen coated with zinc sulfide, ZnS2. जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला है और ये एक एक्चुअली एक प्लेट होती है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल खाने की प्लेट है, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग हुई हुई है या लैमिनेशन हुई हुई. लैमिनेशन मीन्स कोटिंग, ठीक है. जिंक सल्फाइड की लैमिनेशन हुई हुई है, तो उसके अंदर इसने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया. ही प्रूव दैट द प्लम पुडिंग, याद है हमने प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था, मॉडल ऑफ द एटम वॉज नॉट करेक्ट. प्लम पुडिंग मॉडल कहाँ पढ़ा था हमने, कुछ याद आया? चलो देखते हैं पीछे करके.
एक तो ये हो गया हमारे पास, और ये भी हो गया हमारे पास। ओके, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे पास, एंड दिस वन, ये रही जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था, उसने प्लम पुडिंग थ्योरी को कहा था कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। ओके, अब इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, अब आपको आगे बढ़ना होगा। प्लम पुडिंग मॉडल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन द नेगेटिवली चार्ज सीव। ठीक है, सो लैमिनेशन प्लेट पर हुई थी जिंक सल्फाइड की, और इसने ये कहा कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर वो करेक्ट नहीं है तो फिर क्या बात है, आओ उसको पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आर एस फॉलोज। अब हम उसकी ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते हैं। दैट वर कंसिडर्ड करेक्टली, या जो हमारे पास करेक्टली कंसिडर की गई थी। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास गोल्ड का फॉइल है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं पास कर गए इस फॉइल से, मगर जब वो पास कर गए तो वो अंदर पेनिट्रेट करने से पहले वो स्ट्रेट लाइन में थे, और जब पेनिट्रेट करे तो उसके बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में थे, यानी कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए। आप पता यहाँ नहीं मुड़े, यहाँ नहीं मुड़े, उधर नहीं मुड़े, स्ट्रेट लाइन में ही रहे, यानी कि फॉइल को भी पास कर गए और रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। वन पॉइंट ऑब्जर्व, out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles, okay, and very few bounced back on hitting the gold foil. अब इसका मतलब क्या है, इसको समझो। तकरीबन मेरे पास यहाँ पर, बल्कि उसके पास, रदरफोर्ड के पास जो गोल्ड फॉइल का था, हुआ ये कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को हमने पास करवाया तो तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। कितने? 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स। उसमें से कुछ ऐसे थे जो कि फ्यू, ज़्यादा नहीं, मोस्टली तो स्ट्रेट डायरेक्शन में अनडिफ्लेक्टेड रह गए, मगर कुछ ऐसे थे कि जो कि बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि लार्ज एंगल बोले तो 90 डिग्री का भी हो सकता है, और मे बी सम मे बी बाउंस्ड बैक, और जो बाउंस्ड बैक हो गए वापस से, उनका एंगल होगा मे बी 180, बिकॉज 180 इज़ द रिवर्सल ऑफ साइन। तो इसलिए जो बाउंस्ड बैक हो गए और जो डिफ्लेक्ट हो गए वो 90 डिग्री से थे, और जो बाउंस हो गए 180 से थे, और कुछ जो थे वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर गए, मगर जो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर गए दैट वाज मोस्ट, वो ज़्यादा थे जो कि स्ट्रेट पाथ कर गए बनस्बत उसके जो कि डिफ्लेक्ट कर गए या फिर रिवर्स हो गए 180 से। आई होप यहाँ तक आप लोगों की कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास हो द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, वही बात, ज़्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए थे, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज़ एम्प्टी। इसका मतलब एटम के अंदर कोई भी ऐसा वॉल्यूम या मैटर नहीं है जो उसको डिफ्लेक्ट करवाता, यानी कि एटम हमने कहा एम्प्टी रहा, क्योंकि एम्प्टी था जभी तो मैटर से नहीं टकराया ना, पास कर गया। अगर कुछ अंदर मैटर होता है एटम के जभी तो वो डिफ्लेक्ट होता ना, मगर मोस्टली क्योंकि पार्टिकल्स पास कर गए तो इसका मतलब एटम वॉज एम्प्टी। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स, जो डिफ्लेक्ट हुए 90 डिग्री से या 180 से, सॉरी 90 डिग्री से, अभी हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, प्रूव दैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर गए 90 डिग्री से, इसका मतलब वो रिपेल कर गए, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर न्यूक्लियस के भी पॉजिटिव चार्ज कोई प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब वो प्रोटॉन्स ने अल्फ़ा पार्टिकल्स को कहा कि भाई तुम जाओ और 90 डिग्री के साइन से अपने आप को बाउंस कर लो, यानी कि रिफ्लेक्ट कर लो। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो गए। द कंप्लीट रीबाउंस, अब जो रिवर्स हो गए 180 डिग्री के साइन से, यानी कि रिवर्सल हो गया उनका, ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स, शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। हुआ ये, डेंस का मतलब कोई चीज़ इतनी हार्ड और डेंस है, रिजिड है, कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स आए तो वो टकराकर, जैसे हम बॉल को दीवार पर मारते हैं तो बॉल वापस से मुड़ के 180 के एंगल से रिवर्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये था कि जो 180 से आए उसका मतलब न्यूक्लियस इज़ अ वेरी डेंस मटेरियल, और ये हकीकत बात है, न्यूक्लियस इज़ अ वेरी डेंस मटेरियल। और जो कुछ 90 डिग्री से आपके पास डिफ्लेक्ट हो, इट मीन्स दैट दे हैव सम रिपेलिंग फोर्स, एंड दैट रिपेलिंग फोर्स इज़ द सेम चार्जेस। सेम चार्जेस कौन से? पॉजिटिव चार्जेस। सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को कहेंगे कि भाई जाओ, दफ़ा हो जाओ जहाँ से, और जो लाइकली अलग अलग चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कहेंगे हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हम तुम्हें अपने पास बुलाते हैं, तुम प्लीज़ हमारे पास आओ, जो कि अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि नेगेटिव और
पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस. सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, इट शोज दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल. इसका मतलब साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम. वो ये बात हो गई, जब एटम का वॉल्यूम एम्प्टी था तो उसका मतलब न्यूक्लियस का साइज़ भी एम्प्टी होगा. एम्प्टी का मतलब कम होगा, साइज़ छोटा होगा, तो इसलिए कुछ पार्टिकल्स आकर डिफ्लेक्ट कर गए. The electrons revolve around the nucleus. This was the most, main concept of the Rutherford's theory, that electrons revolves around the nucleus of an atom. Okay? An atom as a whole is neutral. ये बड़ी मज़े की बात है और ये अभी तक के एक्सपेरिमेंट की इस आज तक भी बात मानी गई है, इसको कोई झुटला नहीं सका. दैट एटम इज इटसेल्फ इज़ न्यूट्रल. हालांकि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, मगर क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लाइक फिज़िक्स में हमने पढ़ा फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस, तो यानी कि दोनों आपस को कैंसिल कर देते हैं और एटम को न्यूट्रल बना देते हैं. ये आपकी क्वेश्चन में CRQ में आ सकता है, कभी पूछ सकते हैं कि जब एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो फिर एटम खुद न्यूट्रल क्यों है, तो आप बता सकते हो बिकॉज ऑफ द अपोजिशन ऑफ द चार्जेस, दैट्स वाई दे कैंसिल आउट देयर ईच अदर फोर्सेस. देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से. ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं. एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स के अलावा ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ी लेवल पर आता है, जैसे कि हमने अपने सेकंड ईयर में पढ़ा था न्यूक्लियॉन्स के बारे में. न्यूक्लियॉन्स कुछ बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बनाते हैं. हम कहते हैं कि न्यूक्लियस और एटम को बनाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. नहीं, न्यूक्लियस और एटम को और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को भी बनाने वाला कौन है? बेसिक पार्टिकल्स, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. ये MCQ में आ सकता है. मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ न्यूक्लियॉन्स की. क्वार्क्स, एक क्वार्क्स याद कर लो और एक याद कर लो जैसे कि लेप्टॉन. क्वार्क्स और लेप्टॉन याद कर लो एग्जाम्पल में, बस इसके ज़्यादा आगे मत जाएंगे, वेरी डिटेल टॉपिक है ये आगे जाके. ओके, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल. अब आपको पता है जब प्लम पुडिंग थ्योरी को गलत कह दिया गया क्योंकि J.J. थॉमसन ने की थी, तो क्या रदरफोर्ड क्या लगता है, मतलब रदरफोर्ड की भी थ्योरी कुछ कह सकते हैं कि यार इसमें भी कुछ मसले थे, उन मसलों को हमने कहा डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल. Although Rutherford's experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it had following defects. जब हालांकि रदरफोर्ड ने भी कहा कि प्लम पुडिंग मॉडल ख़राब है, मगर हालांकि रदरफोर्ड के अपने मॉडल में भी कुछ जो है मसले थे. अच्छा, ये जो पिंक लाइन में लिखा हुआ है ये सब रदरफोर्ड की तस्वीर के साथ ये पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है, इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव. सो उन डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी होती है एक हमारे पास जिसमें अजम्पशंस होती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी. सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज्ड पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, गौर से सुनना, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका मतलब उन्हें एनर्जी जो है रिलीज़ भी करनी पड़ेगी और या फिर इमिट करनी पड़ेगी. एक ही बात है, कंटिन्यूसली. ये नहीं कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर स्टेबल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, नहीं, कंटिन्यूसली उन्हें अपनी एनर्जी इमिट करनी है. सो दिस वाज द वन पोस्टुलेट और द डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल. इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी को कंटिन्यू कर रहे हैं, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व. अब ये क्या मतलब है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम? भाई इधर देखो, यहाँ समझो. जब इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं कि कंटिन्यू उनको एनर्जी रिलीज़ करनी है, तो इसका मतलब एक स्पेक्ट्रम होता है. स्पेक्ट्रम मीन्स समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ सूटेबल लाइन. एक ये है, और बल्कि मैं इसको अपने लेवल का बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है, इस तरह समझो. फॉर एग्जांपल दिस इज रेनबो. याद है रेनबो? सेम रेनबो इज़ द फॉर्म ऑफ लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. तो ये मेरे पास एक लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है. क्या कह रहा हूँ उसे? लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. ओके, तो ऐसा ऑब्जर्व क्यों हुआ? हालांकि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यू एनर्जी इमिट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसा होना चाहिए एनर्जी के मामले में? कंटिन्यू.
इसको मैं पूरा अगर मैं शेड कर दूँ, पूरा शेड कर दूँ, यानी कि एक भी लाइन मुझे नज़र ना आए, अब ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि इसमें एक भी लाइन मुझे नज़र ना आए, तो दिस इज़ कॉल्ड द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब एनर्जी कंटिन्यू रिलीज होगी तो स्पेक्ट्रम भी तो कंटिन्यू होना चाहिए, इसे कहते हैं कंटिन्यूस, इसे कहते हैं लाइन। तो फिर लाइन क्यों ऑब्जर्व हुआ, ये दूसरा डिफेक्ट था रदरफोर्ड का। लास्ट टॉपिक्स को पढ़ते हैं इसके। ऑल्दो द साइंटिस्ट हैड ऑब्जेक्शंस ऑन द एटॉमिक मॉडल प्रेजेंटेड बाय द रदरफोर्ड, कुछ साइंटिस्ट के ऑब्जेक्शंस भी थे। येट इट कल्टिवेटेड थ्रो प्रोवोकिंग इट कल्टिवेटेड थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ अमंग दैम, यानी कि हालांकि ये थोड़ा गलत भी था एक लिहाज से, मगर थॉट प्रोवोकिंग यानी कि आपके दिमाग को जगाने वाले आइडियाज़ भी थे इसके अंदर। तो वो कौन से थे? दे इनिशिएटेड द क्वेस्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो उन्होंने कुछ ऐसे अपने क्वेश्चंस रखे जिसको आंसर करना लाजमी था। तो वो क्वेश्चंस कौन से थे उनको पढ़ते हैं साइंटिस्ट ने जो किए थे रदरफोर्ड से। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम्स स्टेबल, एटम्स जो हैं आपस में क्यों कोलैप्स करते हैं, क्यों कोलाइड करते हैं, क्यों टकराते हैं, क्यों गिर जाते हैं कोलाइड करके, क्यों डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन। और एटम जो हैं फिर स्टेबल क्यों होते हैं, एक ही फॉर्म में एक ही साथ क्यों रहते हैं, अनस्टेबल क्यों नहीं होते, पहला क्वेश्चन। वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, जब कंटिन्यू एनर्जी इमिट कर रहा है तो फिर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं है, वही क्वेश्चन आ गया। साइंटिस्ट कंसिडर देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, साइंटिस्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर हमें एक मॉडल से काम नहीं चलाना रदरफोर्ड के, हमें एक और मॉडल चाहिए। इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वॉज नॉट परफेक्ट, यानी कि साइंटिस्ट का कहना ये था, कंक्लूजन ये थी सारे एक्सपेरिमेंट की कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इतना परफेक्ट नहीं था। तो अब कौन सा साइंटिस्ट आके इसको प्रूव करेगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स।